नमस्कार सभी को। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करें इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि इससे पहले वाली क्लास में अपन ने एक नया टॉपिक पढ़ा था, है ना, छद्म दूरिक समष्टि। वो दूरिक समष्टि से कुछ भिन्न थी और भिन्न थी M2 प्रॉपर्टी में। M2 प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगी तो वो हो जाएगी ना छद्म दूरिक, और पूरी तरीके से अप्लाई होगी तो वो दूरिक समष्टि। और उस पर आधारित अपन ने दो क्वेश्चन भी किए थे जो कि छद्म दूरिक पर ही आधारित थे। उम्मीद करते हैं आपने उनको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। बस आप उनमें दोनों में अंतर कर लीजिएगा कि छद्म दूरिक समष्टि और जो आपकी दूरिक समष्टि है उनमें अंतर क्या है, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज भी अपन नई परिभाषा पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर आधारित अपने को करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो दूरिक समष्टि की परिभाषा है वो आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वो हर जगह काम में आएगी। ओके, देखिए शुरू करते हैं। तो आपके अगली परिभाषा का नाम है समुच्चय व्यास, डायमीटर ऑफ ए सेट, ठीक है। कि कोई समुच्चय है तो उसका व्यास है वो क्या होगा, और जो इसका व्यास है वो आपको जो रियल में पढ़ाया था उसी से संबंधित ये परिभाषा है। देखिए क्या है क्या नहीं है। यदि अक्ष डी एक दूरिक समष्टि है जहां पे अक्ष क्या है, कोई एक अरिक्त समुच्चय है। तो यदि अक्ष डी एक दूरिक समष्टि है, अक्ष कोई वहां पे समुच्चय है, और ए क्या रखो, ए हम उस समुच्चय अक्ष का ही एक अरिक्त उपसमुच्चय है। यानी ए में जो अवयव होंगे वो अक्ष के ही अवयव होंगे। जो अक्ष में अवयव है उन्हीं में से अगर कुछ अवयव लेके एक अलग से समुच्चय बनाया गया है, कैपिटल ए उपसमुच्चय है, तब ए का व्यास निम्न प्रकार परिभाषित होगा। देखिए ये इसका प्रतीक चिन्ह होगा डेल ए, इसको क्या बोलोगे, ए का व्यास। इसका प्रतीक चिन्ह रहेगा डेल ए, और आप इसे समझोगे कि ये क्या है, तो समुच्चय ए है इसका व्यास है। अभी होता क्या है वो देखिए। ये होता है डेल ए का मान, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, ये मान होता है। एक्स और वाई है ए के अवयव। इसका मतलब क्या है, देखो डी एक्स वाई का मतलब आप जानते हो अच्छे से, ए के कोई दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। अब अवयव और भी कोई हो सकते हैं, यहाँ पे ये दो अवयव है और भी बहुत सारे अवयव हो सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई दूरी आ जाएगी। तो जो वो दूरी है उनका जो समुच्चय है, उनका जो समुच्चय है उनका सुप्रीमम है ना। सुप्रीमम का मतलब आप अच्छे से जानते हो, उच्चक, और उच्चक, निम्नक, ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, ये आपको अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो ए का व्यास है वो क्या होगा कि ए के दो बिंदुओं के बीच की जो दूरियां है, जो दूरियां, क्योंकि ये एक है मतलब और भी बहुत सारी हो सकती है।
इसीलिए लिखा है देखो सेट। सेट इसीलिए यदि एक अवयव है तो उसमें सेट लिखने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारे अवयव के लिए लिखते हैं अपन इसको सेट। तो ये एक लिखा है, इसका मतलब इसकी जगह बहुत सारे हो सकते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वन वाई वन। बस आंसर ये होना चाहिए कि वो अवयव किसके हो, एक के। तो जो दूरियां है यहाँ पे, उनका जो समुच्चय है, उनका जो उच्चक है, वो क्या कहलाता है, समुच्चय ए का व्यास कहलाता है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है, इस पे भी आधारित है ना कुछ क्वेश्चन है, ये आपके समझ में आ जानी चाहिए। जहाँ पे ए क्या है, ए हम अक्ष का एक ऐरिक उपसमुच्चय है, और अक्ष क्या है, स्वयं एक समुच्चय है, जहाँ पे अक्ष डी दूरिक समष्टि है। दूरिक समष्टि है तो मतलब जो अक्ष के अवयव होंगे वो M1, M2, M3, M4 प्रॉपर्टी को संतुष्ट करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। ओके, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसका थ्योरेटिकल रूप आपके थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए लिख दिया है, अर्थात समुच्चय के विभिन्न बिंदु, मतलब जो आपके बिंदु हैं वो भिन्न भिन्न हो, अक्ष वाई हो, वाई जेड हो, अक्ष वन वाई वन हो, अक्ष टू वाई टू हो, कोई भी हो चाहिए, तो उनके मध्य जो दूरी होगी, उनका जो उच्चक होगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय का व्यास कहलाएगा। ओके, आगे देखिए। कुछ कंडीशन है, इनको भी देख लीजिए। यदि पहले बिलोंग्स टू आर, आर रियल नंबर वास्तविक संख्या हो तो ए का व्यास वो क्या होगा, परिमित होगा, यदि आर में नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अपरिमित यानी इन्फिनिटी। यदि इनका व्यास क्या है, अपरिमित है, तो आप इसको देखो प्रत्येक चिन्ह के रूप में ऐसे लिखोगे। अगर अपरिमित है तो वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है या माइनस। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब आपको नोट लगा कि 2 पॉइंट लिखने हैं, वो पॉइंट है क्या, और फिर उनसे संबंधित अपने कुछ थ्योरम और एग्जांपल है उनको करेंगे। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान से समझना, इसी से रिलेटेड है, जो अपन ने परिभाषा लिखी है उसी से रिलेटेड है।
पहला पॉइंट क्या है देखो, किसी बिंदु P बिलोंग्स टू A, P है वह बिंदु है किसका, समुच्चय A का, तथा समुच्चय A यानी समुच्चय जो आप यहाँ पे आप अवयव ले रहे हो जिस समुच्चय में, वो अवयव ही लेना है आपकी बात, उसमें कोई अवयव नहीं लेना, वो आपको है ना समुच्चय लेना है स्वयं, और एक उसमें क्या ले लेना है, अवयव लेना है। दो तरह की कंडीशन हो गई, एक तो अवयव ले लिया और एक स्वयं समुच्चय ले लिया। यहाँ पे एक कंटेनिंग अक्ष यानी ए क्या है, अक्ष का अरिक्त उपसमुच्चय, वही बात अक्ष द्विध्रुविक समष्टि है, अक्ष कोई समुच्चय है, और जो कैपिटल ए है वो क्या है, ए का अरिक्त उपसमुच्चय। इसका यही तो मतलब है कि ए के सारे किसमें, अक्ष में, इसको बोलते हैं ए कंटेनिंग अक्ष, यानी ए क्या है, अक्ष का अरिक्त उपसमुच्चय के मध्य दूरी होगी। यानी देखो इसका मतलब क्या है, जो ए आपका समुच्चय है जो कि अक्ष का अरिक्त उपसमुच्चय है, वो समुच्चय और उसका कोई बिंदु, उसके बीच की दूरी क्या होगी। अब तक अपन दूरी ज्ञात करे थे अवयव की, अब क्या कह रहे हैं, एक तो अवयव ले लीजिए और एक क्या लेना है, समुच्चय लेना है, उसका अवयव नहीं लेना है। तो देखिए सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक तो इसका प्रतीक चिन्ह, जैसे आप लिखते थे डी एक्स वाई, तो यहाँ पे भी जो अवयव होता था वो एक का अक्ष का होता था, एक्स वाई तरीके से। अब एक तो अवयव है जो लिया है, और एक ले रहे समुच्चय, तो समुच्चय आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका प्रतीक चिन्ह। और देखिए मान क्या होगा, ये इसका मान होगा, इसका मतलब इन्फिमम निम्नक डी पी एक्स, जहां पे एक्स बिलोंग्स टू ए। तो आपको केवल इतना करना है, ये जो है इसमें ये अवयव ऐसे कैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, और यहाँ पे जो ये समुच्चय है इसमें कोई अवयव ले लेना है। तो एक मैंने कोई ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसका क्या होना चाहिए, इन्फिमम होना चाहिए। ये परिभाषा हो रही है इसकी, डी पी ए, इसको क्या बोलोगे, बिंदु P ये किसका है, समुच्चय A का, और जो समुच्चय A है उसके बीच की दूरी क्या होगी, dpx। ये जो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो A है उसके दो बिंदु की जो बीच की दूरी है, उनका जो समुच्चय है, उनका जो निम्नक है, वो क्या कहलाएगा, dpa। ओके, तो थोड़ा सा करना है, एक तो इम्पोर्टेंट ये है इन्फिमम, और यहाँ पे कोई भी अवयव ले लीजिए, जैसे मैंने लिया है x, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब दूसरा देखिए, इसी से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़िए। तो दूसरा पॉइंट है उसको क्या लिखा है, तो पहले वाले में दूसरे वाले में क्या अंतर है। समुच्चय अक्ष के दो अरिक्त उपसमुच्चय ए व बी, वहां पे एक ही था ए, यहाँ पे दो आ गए, ए और बी के मध्य दूरी। तो देखो यहाँ पे बीच की दूरी है, यहाँ पे बीच की दूरी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही समुच्चय था, एक तो समुच्चय स्वयं और एक उसका कोई बिंदु, उसके बीच की दूरी। अब क्या कह रहा है कि इसके दो लेने आपको अरिक्त उपसमुच्चय और उनके बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। जैसे देखो इसका प्रतीक चिन्ह हो गया था डी पी ए, उसी प्रकार इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, डी ए पी, ये सेम रहेगा इनफिमम। अब क्या करोगे, देखो ये जैसे फिक्स था इसमें अवयव, और यहाँ पे इसमें अवयव ले लिया था, तो क्या करना है, एक अवयव इसमें ले लेंगे, एक अवयव इसमें ले लेंगे, dx y। ध्यान रहे x समूह अवयव किसका, a का,
और जो y है वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, b का। ठीक है, ये हो जाएगा डी ए बी का मान इन्फिमम, डी एक्स वाई का इन्फिमम जहाँ पे x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b। तो जो अगर बात करें अपन ना दूरियों की, तो कुल है वो 3 प्रकार से दूरी होगी। जैसे एक अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था डी एक्स वाई, यानी दोनों ही आपको उसमें लेने थे क्या, अवयव लेने थे कोई ना कोई, तो x में ले लेते x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू x। दूसरा ये है कि एक अवयव रखना है और एक में क्या ले लेना है, समुच्चय ले लेना है, और फिर है ना दोनों ही क्या लेने हैं, समुच्चय ले लेने हैं। ओके, तो तीनों में कुछ है ना ज्यादा अंतर नहीं है। आप है ना जिनमें समुच्चय ले रहे हो उनमें भी आपको अवयव तो लेने हैं, लेकिन भले वो बाद में आपको लेने हैं। ठीक है, तो ये इनकी अलग अलग परिभाषा हो जाएगी, और जो इसका सारा समझो तो वो एक ही चीज है, डी एक्स वाई डी पी एक्स, वहां पे भी डी एक्स वाई है, तो एक ही चीज, बस ये अवयव डिफाइन हो जाएंगे समुच्चय में, और क्या है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए। इसके आगे जो अपन थ्योरम करने जा रहे हैं वो इसी पे आधारित है। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर लिखिए, अपन नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो ये हमने देखिए नेक्स्ट थ्योरम, आप इसका स्टेटमेंट पढ़िए पहले अच्छे से, क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है। ओके, यदि अक्ष पे एक दूरी समझती है तो इसका मतलब आप m1, m2, m3, m4 चारों प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आवश्यकता अनुसार। एवं ए है वो अक्ष का कोई अवयव उपसमुच्चय है। ए क्या है, जो आपका समुच्चय अक्ष है ना, कैपिटल अक्ष, उसका क्या है, अवयव उपसमुच्चय है। तब सिद्ध कीजिए कि डी अक्ष से माइनस डी वाई का मापांक लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। और ये थ्योरम 2-3 बार आ चुकी है, बहुत ही आसान थ्योरम है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें दो चीजें हैं, जो कि एक चीज के बारे में तो आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसके मोड की, मापांक की, कि उसका अर्थ क्या होता है। उसके ऊपर आधारित अपन 2 थ्योरम कर चुके हैं। ठीक है, अब रही बात डी एक्स और डी वाई की, तो इनका मान होगा क्या, वो मैं आपको नोट लगवा के लिखा चुका हूँ। अपने को यहाँ पे 2 कंडीशन दिखानी होंगी, क्या, कौन कौन सी, अगर आपके समझ में आया इसका मोड का मापांक का। एक तो आपको ये दिखाना होगा डी एक्स से माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। दूसरा डी वाई ए माइनस डी एक्स से लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको कॉमन लेते हो माइनस को, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, प्लस माइनस का उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, और उसको आप सम्मिलित रूप से लिखते हो किसमें, मापांक में। तो ये चीजें हो चुकी हैं पहले। ठीक है, आपको समझना है केवल ये अपने को ये 2 संबंध है ना लेके आने, एक में जो प्लस का वो माइनस का, और दूसरे में जो माइनस का वो प्लस का। ओके, इसके अलावा जो मैंने आपको नोट लगा के पॉइंट लिखवाया उसको आप देख लीजिए थोड़ा सा, कि डी एक्स का मान क्या होगा, डी वाई का मान क्या होगा। जहाँ पे देख लीजिए अक्ष वाई बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे देखो अक्ष है पहला, फिर वाई है, और अक्ष और वाई है वो दोनों ही ए के अवयव है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अक्ष आ गया, एक बार वाई आ गया, अपने को यहाँ पे इसकी जगह कोई तीसरा अवयव ले लेना है। अब वो आप स्मॉल ए भी ले सकते हो, एक्स वाई है तो वो आप अपना जेड भी ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप ले लेना, बस जो कंडीशन है उसको आप ध्यान में रखना। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं।
दिया गया है कि अक्ष भी है वो एक दूरी समझती है तथा ए कंटेनिंग अक्ष, इसका मतलब ए है वो अक्ष का क्या है, एक एरिक उपसमुच्चय से, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले अपन यहां से इसको लिखेंगे डी एक्स ए को, कि डी एक्स ए होता क्या है, और वो अक्ष y बिलोंग्स टू ए है, और ए के अवयव वो अक्ष के अवयव है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है इसको। अब देखिए अपन परिभाषित करते हैं सबसे पहले डी अक्ष ए को। तो आपको एक कोई तीसरा अवयव लेना है, और वो आप अपने सोच से कुछ भी ले सकते हो इनके अलावा, एक्स और वाई के अलावा, चाहे तो वो जेड ले लीजिए, स्मॉल ए ले लीजिए, आपको जैसा, ओके। इसको देखो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स जेड, जहाँ पे जो आपका जेड है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। तो वो एक ही बात है, जैसे अपन उसको लिखते हैं ना, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, वही चीज है कि यहाँ पे जो आपका जेड है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में। तो इस चीजों को आपको समझना है, ये एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए अपने को मान चाहिए डी एक्स जेड का, थोड़ा सा सोच लीजिए, एक तो एक्स जेड, एक वाई, तीन एलिमेंट हो गए, एक्स वाई जेड, वहां से मान प्राप्त हो सकता है किसका, डी एक्स जेड का, और किसकी परिभाषा से, दूरी समष्टि की परिभाषा से, एम फोर प्रतिबंध। एम फोर ही प्रतिबंध ऐसा है जिसमें तीन अवयव लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड। ये स्वयं को सोचना होगा आपको। दूरी समष्टि के एम और प्रतिबंध से। डी एक्स जेड क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। तो ये एम फोर प्रॉपर्टी, जहां पे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ये डी एक्स जेड का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। इसको समीकरण दे देते हैं, देखो जो आपकी असमिका दो है, या ऐसे बोल दो संबंध दो है, उसका समीकरण एक में उपयोग करने पर असमिका दो व समीकरण एक से। तो dx जेड है, उसकी जगह ये मान रखेंगे, तो जो बराबर का चिन्ह है उसकी जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू का, ओके। तो यहाँ देखो बराबर का चिन्ह है, यहाँ पे बराबर तो है लेकिन साथ में क्या है, लेस देन, तो इसकी जगह कौन सा चिन्ह आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ओके। तो चलो पढ़िए अच्छे से क्या दिया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी अपने को काम में लेनी है, उसके बाद इसको नोट करो।
क्या हो जाएगा देखो, डी एक्स ए, डी एक्स ए इसकी जगह लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ये जेड बिलोंग्स टू ए, और डी एक्स जेड की जगह डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अब आप ये सोचिए, देखो अंदर दो मान है अपने पास, डी एक्स वाई और डी वाई जेड है, और बाहर जेड बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे तो जेड है लेकिन इसमें जेड नहीं है, तो जैसे अपन अप्लाई करते हैं लिमिट, और अंदर जो पद होता है उसके पदों में होता नहीं है, तो जो वैसे मान लो ये लिमिट इस तरीके से, और अंदर मान है n प्लस 1/2, तो जो आपकी लिमिट है वो केवल इस पे अप्लाई होती है, इस पे अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे n के रूप में पद नहीं है। उसी प्रकार से जो आपका z बिलोंग्स टू a है वो केवल इस पे अप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा, इससे स्वतंत्र हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी। तो इसको क्या लिखोगे, देखो अगली स्टेप में डी एक्स से लेस देन इक्वल टू ए से स्वतंत्र हो जाएगा, डी एक्स वाई बाहर आ जाएगा, प्लस इस पे अप्लाई होगा केवल इन्फिनिट जेड बिलोंग्स टू ए डी वाई जेड। अब देखो आपने जैसे ये डी एक्स का मान लिखा है, इसको इस प्रकार से, या ऐसे समझ लो, समीकरण एक देख लो, डी एक्स का मान ये है, तो आप ये बताइए कि इसका मान क्या होगा, सेम इसी तरीके से इसके पदों में देखो, इन्फिमम ऑफ डी एक्स जेड और जेड बिलोंग्स टू ए, इसका मान हो गया डी एक्स ए। पहले ये देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, एक तो आपका ये सेम है, इन्फिमम जेड बिलोंग्स टू ए, डी ये है वाई जेड, ये है एक्स जेड, तो ये किसका मान है, डी एक्स ए का, ये किसका मान हो जाएगा, डी वाई ए का। ओके, तो जैसे ये मान इसका है, उसी प्रकार ये मान किसका हो जाएगा, डी वाई ए का। ओके, तो सेम आपको उसी प्रकार से इसको रिप्लेस करना है जैसे अपन ने मान लिखा था। तो जहाँ पे जो ये है इसकी जगह मैंने लिख दिया डी वाई। अब आपकी कोई दिक्कत नहीं है कि आप समझ जाओगे कि इसकी जगह ये लिखा है, और ये अपनी आप समझ सकते हो, एक तरीके से परिभाषा ये जो आपको नोट लगवा के पॉइंट लिखा है। अब यहाँ से देखो इसको अंदर क्या लिख सकते हो आप, ये प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, संबंध 3 आ जाएगा, ऐसा का 3 आ जाएगा। जो अपने को प्रूव करना है, जो आपको ध्यान में रखना है कि अपने को कौन कौन से दो संबंध लेकर आने हैं, ये उनमें से एक संबंध है, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। आप देख सकते हो अपन ने केवल यहाँ पे 2 कंडीशन काम में ली है, एक आपको जो नोट लगवा के पॉइंट लिखवाया वो एक्स वाई है, कोई भी तीसरा एलिमेंट आप ले लीजिए, इसके अलावा M4 प्रॉपर्टी इसका मान अप्लाई करने के लिए, और बाकी इसको अपन ने कुछ भी नहीं लिखा है, सारी कंडीशन आसान है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक संबंध प्राप्त हो गया। अब दूसरा आपको संबंध इसमें लेके आना ही है, या दूसरी असमीता लेके आनी है, क्या, डी वाई माइनस डी एक्स से लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब वो आएगी कैसे, देखो यहाँ से अपन लेके चले थे डी एक्स से, अब की बात क्या लेके चले थे, डी वाई। ठीक है,
तो जो इधर मिलेगा प्लस ये माइनस में जाएगा। तो सेम प्रोसेस है वो दोहराना है, तो ये आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मतलब ये रिपीट हो जाएगा। तो देखिए अब अपन लिखते हैं इसका मान डी वाई ए का। इसका मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा अंतर है, वहां पे था एक्स से, यहाँ पे वाई जो ए है उसमें हमें ले लिया था जेड, यहाँ पे भी ए में अभी आ जाएगा जेड, लेकिन जो एक्स है उसके लिए क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। इंफिमम ऑफ डी एक्स जेड, इंफिमम ऑफ डी वाई जेड, जहाँ पे जो आपका जेड है वो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अपने को दोहराना है। देखिए आगे करते हैं इसको। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जो आपका जेड बिलोंग्स टू ए है उसको अंदर की जगह बाहर लिख दिया, बस इतना सा है, और बाकी सेम टू सेम। अब जैसे इसे पहले वाले मान दिया था डी एक्स एन जेड का, इसी प्रकार यहाँ पे मान दिया तो जाएगा डी वाई जेड का, वही प्रॉपर्टी लगेगी अपनी एन फोर। एक बार फिर दूरी समष्टि के n4 प्रतिबंध से, आपकी बार लेकिन मान आपको चेंज करना होगा, डी वाई जेड है तो तीसरा एलिमेंट कौन सा रहेगा, अक्ष रहेगा। ठीक है, ये परिवर्तन करना आपको आना चाहिए। क्या आ जाएगा, डी वाई जेड, तो आपका जेड है उसकी जगह अक्ष आ जाएगा, प्लस डी एक्स जेड, ये आपकी n4 प्रॉपर्टी। ये कोई समीकरण आ गई 5, जहाँ पे 4 और एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। डी जो ये मान है वाई जेड का, ये रखेंगे समीकरण 4 में। समीकरण 5 का उपयोग समीकरण 4 में करते हैं। ठीक है, तो उसमें अप्लाई करते हैं, डी वाई ए का मान आ जाएगा। ओके, समझ में आ रही होगी थ्योरम, आसान सी थ्योरम है, बस 2 कंडीशन इसमें याद रखिए, ये अपने आप ही हो जाएगी। ओके, लिखो यहाँ तक, आगे करते हैं फिर। ये इसमें मान अप्लाई होगा, तो जो आपका चिन्ह बराबर का था उसकी जगह जाएगा लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स प्लस डी एक्स जेड। अब देख लीजिए ये जेड है
यहाँ पे जो जेड है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका ये इन्फिमम वाला मान है इससे स्वतंत्र हो जाएगा ये। प्लस इन्फिमम जेड बिलोंग्स टू ए डी एक्स जेड, और सेम ये आपको सोचना है, ये मान हो जाएगा किसका, डी एक्स ए का, जहाँ पे जेड किसका एलिमेंट है, ए का। ठीक है, तो जो परिभाषा है उसी को आपको रिप्लेस करना है फिर से स्टार्टिंग में जो आपने लिखा है। तो ये मान हो जाएगा डी एक्स ए का, जहाँ पे डी एक्स ए की जगह ये मान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज है, इसको इधर ले आओ। ये डी वाई ए, ये प्लस इधर आके माइनस डी एक्स ए लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स। तो अपने पास मान आ गया डी वाई ए माइनस डी एक्स ए लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स। अब वहां पे डी एक्स वाई है, तो देखो एक प्रॉपर्टी यूज करनी है अपने को, आपको पता चल ही गया होगा। डी जो वाई एक्स है उसकी जगह क्या ले सकते हो, डी एक्स वाई, क्योंकि दे रखा है अक्ष की दूरी की समष्टि है, दूरी की समष्टि है, तो ये देखो आपके एक्स वाई जेड ये किसके अवयव है, ए के अवयव है, ए है, ए क्या है, एक्स का एडिक उपसमुच्चय है। इसका मतलब जो ये आपके स्मॉल एक्स वाई जेड है वो कैपिटल एक्स के अवयव है, कैपिटल एक्स के अवयव है, तो ये पे अप्लाई हो जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी, M3 सम्मित वाली, और उससे डी जो वाई एक्स है उसको क्या ले सकते हो, डी एक्स वाई। ये इसका कारण लिख देना M3 से। तो अब अपने पास दो समीकरण है, एस समीकरण 3 है और एस समीकरण 6 है। ये समीकरण 3 थी, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, और ये समीकरण 6 डी वाई ए माइनस डी एक्स ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। इनको संयुक्त रूप से आप इस प्रकार लिख सकते हो, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए का मापांक लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब आप इसको यदि इसे बाहर लाते हो मापांक से तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो और इस प्रकार से भी। ठीक है, तो यदि बीच में आ जाता है ये माइनस का चिन्ह तो आपको इसको दो प्रकार से प्रूफ करना होता है, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का भी हो जाता है, ये दोनों प्रकार से संभव है। और
एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, और ये प्रूफ करना था। तो ये परिभाषा थी अपने समुच्चय व्यास की, और उस पर आधारित ये एक सिंपल सी थ्योरम थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। कंप्लीट कर लीजिए इसको। अगली परिभाषा है परिपथ समष्टि और अपरिपथ समष्टि। देखिए क्या होता है परिपथ समष्टि और अपरिपथ समष्टि। तो देखो वो आपको पहले ही बता चुके हैं, जहाँ पे अनुक्रम स्टार्ट करता है परिबद्ध अनुक्रम, कि ऊपर से कोई मान से परिबद्ध होना चाहिए नीचे से, तो उसी से कंडीशन ली गई है। अक्ष द्विध्रुविक समष्टि है, तब अक्ष क्या होगा, एक परिबद्ध समष्टि होगा यदि एक धनात्मक संख्या कैपिटल एन, कोई धनात्मक संख्या वो इस प्रकार है कि डी एक्स वाई क्या हो लेस देन इक्वल टू एन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। ये कंडीशन हो गई किसकी, परिबद्ध समष्टि की। ठीक है। और यदि जो आपकी समष्टि है वो परिबद्ध नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई मान नहीं विद्यमान होता है, तो वो कौन सी समष्टि हो जाएगी, अपरिबद्ध समष्टि। तो आपको एक चीज कंडीशन याद रखनी है बस, ये अगर ये संभव है तो परिबद्ध समष्टि, और ये संभव नहीं है तो अपरिबद्ध समष्टि। इसके बाद ये दो पॉइंट है देखो, और ये लगभग सेम ही है। कैसे, अक्ष है वो परिबद्ध समष्टि है यदि डेल ए परिमित है, जहाँ पे डेल ए क्या है, ए का व्यास, ए क्या है, ए कंटेनिंग अक्ष। ठीक है। और ए कंटेनिंग अक्ष, अब जो ए है वो भी क्या होगा, परिबद्ध होगा यदि डेल ए क्या है, परिमित है। ठीक है। डेल ए होना चाहिए परिमित, मतलब इसका मान अनंत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो अक्ष है वो भी परिबद्ध समष्टि और ए भी परिबद्ध समष्टि। ओके। तो ये परिभाषा है परिबद्ध समष्टि और अपरिबद्ध समष्टि की। ये कंडीशन आप याद रखिएगा,
dxy लेस देन इक्वल टू n, और एक ये याद रखिएगा डेल ए परिमित होना चाहिए। ओके, लिख लो आप इस परिभाषा को। यहाँ पे इसको डेल एक्स लिखना, इसका मतलब है अक्ष का व्यास, ठीक है। क्योंकि मान लो देखो ए है वो तो जो अक्ष है उसका एरिक समुच्चय है, तो कोई अवयव ऐसा भी हो सकता है कि जो अक्ष में है वो ए में ना हो। तो डेल ए तो परिमित हो गया, लेकिन डेल अक्ष परिमित होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लेना इसमें। अभी देखिए यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल, आपको इतना पता लगाना है कि जो आपकी यहाँ पे दूरी समष्टि है वो परिबद्ध है या अपरिबद्ध, ठीक है। dxy का मान दो प्रकार से 0 1 x इज इक्वल टू y, x नॉट इक्वल टू y, x y बिलोंग्स टू x जहां x बराबर r। यानी चाहे तो आप उसको x समझ लीजिए चाहे r समझ लीजिए, जहाँ पे r क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे जो आपकी दूरी समष्टि है उसको आप बोल दीजिए xd, चाहे बोल दीजिए rd। ओके, अब देखिए आपको पता लगाना है कि ये जो आपकी दूरी समष्टि है, चाहे वो xd हो चाहे rd हो, ये परिबद्ध है या नहीं है। तो आपको मैंने नीचे कंडीशन लिखाई है कि डेल ए होना चाहिए परिमित, डेल एक्स क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। अब जो डेल ए और डेल एक्स है वो क्या है, आपका परिमित समुच्चय के व्यास की परिभाषा है। वो परिभाषा देखिए, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब वहां पे था ए का व्यास, यहाँ पे हो जाएगा एक्स का व्यास या आर का व्यास। तो आर का व्यास के लिए क्या होगा, वही होगा डी एक्स वाई, बस वो जो आपके अवयव होंगे एक्स वाई वो आर के हो जाएंगे। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स ले लो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ले लो। देखो परिभाषा अपनी ये थी, ये अपनी परिभाषा थी, और ये अपन ने परिभाषा लिखी थी। कोई समुच्चय था, उसका एरिक समुच्चय था ए, उसके व्यास के लिए। अब अपन जो आपका अक्ष है या आर है, अपन बात करें उसके व्यास की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल एक्स सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई। अब जो एक्स वाई है वो किस में हो जाएंगे, अक्ष में हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है, ये आर में समझो तो आर में। तो देखिए डेल एक्स बोल दो चाहे डेल आर बोल दो, उसका मान क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब आपको इतना देखना है कि जो डी एक्स वाई है उसका सुप्रीमम क्या है, उच्चक क्या है। दो मान है 0 और 1, तो कौन सा हो जाएगा इसमें उच्चक, 1। ये जो है बड़ा, ये आपका निम्नक हो जाएगा, और ये उच्चक आपको देखना क्या है, इसका सुप्रीमम उच्चक। तो इसका मतलब जो आपकी दूरी समष्टि है अक्ष डी, वो एक क्या है, परिबद्ध दूरी समष्टि है। क्योंकि जो डेल एक्स है, डेल आर है, उसका मान कितना है, 1 है, और 1 यदि परिमित है वो अपरिमित नहीं है, अनंत नहीं। तो आप यहां से बोल देना डेल आर इज इक्वल टू 1। आर डी परिबद्ध समष्टि, ओके। तो ये एक नई परिभाषा थी अपनी, परिबद्ध समष्टि और अपरिबद्ध समष्टि, और ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़ना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।